नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद। लगातार नागौर जिले की विधानसभा पर दावेदारों से आपकी मुलाकात करवाई जा रही है और आज हम पहुंचे हैं जायल विधानसभा। जायल विधानसभा की बात करें तो यहाँ से वर्तमान में मौजूदा विधायक कांग्रेस से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी संख्या में दावेदार चुनाव मैदान में हैं। लगातार दावेदारों की दौड़ जयपुर और दिल्ली की तरफ लगी हुई है। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है और टिकटों का वितरण भी सिर्फ 3-4 दिन ही बचे हैं। कभी भी सूची आ सकती है। सबकी नज़रें सूचियों पर है कि कौन सी विधानसभा में किसे टिकट मिल रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सांसदों को उतारा गया है, तो वहीं राजस्थान के अंदर भी पैटर्न चल रहा है। एक बड़ा गुजरात फार्मूला को लेकर चल रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसे टिकट मिलता है, सत्ता में जनता किसे पसंद करती है। लेकिन जायल विधानसभा की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार बुद्धाराम जी गरबा हमारे बीच में हैं। बात करेंगे कब से ये राजनीति में हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। बुद्धाराम जी, बात करें राजनीति के बारे में पूछें तो आपका पूरा बैकग्राउंड किस प्रकार का रहा है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से तो मैं 1 वर्ष से लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ। वैसे जायल विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, मिलता हूँ, उनकी समस्याएं, उनके सुख दुख में साथ रहता हूँ। संगठन से जुड़े हुए लगभग 40 वर्ष हो गए। सामाजिक क्षेत्र में ही काम करने का अनुभव है, विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में मैंने काम किया है विभिन्न स्थानों पर रह करके, और युवाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए और उनके करियर से संबंधित देशभक्ति का भाव उनके मन में जगे, इसके लिए मैंने विशेष रूप से काम किया है। बुद्धाराम जी, बात करें, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आचार संहिता भी लगने वाली है और लिस्ट भी जारी होने वाली है कुछ ही दिनों में। ऐसे में जिस तरह से बड़े बड़े नेता राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ तक कि असम के भी मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का अभी दौरा है चित्तौड़गढ़, तो क्या संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या संकेत दे रही है? देखिए, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी हमारे देश के ही नहीं तो आज सारी दुनिया के बड़े नेता हैं, और इसलिए वे जहाँ भी जाते हैं एक आकर्षण का, एक लोगों का लगाव उनके प्रति है कि मोदी जी हमारे यहाँ आए और हम उनसे मिलें, उनको देखें, उनको सुने। मोदी जी राजनीतिक क्षेत्र में एक आदर्श के रूप में उभरे हैं, और पिछले दिनों जो G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें भी, और उससे पहले विश्व पटल पर भी हमने देखा कि मोदी जी एक विश्व स्तर के नेता विकसित हो रहे हैं, सबके सामने छा रहे हैं। तो मोदी जी के पिछले 9 साल के कार्यकाल को जनता स्वीकार कर रही है, उसकी प्रशंसा कर रही है, और उसके कारण वो जहाँ भी जाते हैं अपार जनसमूह उनके उस सभाओं में उमड़ रहा है। राजस्थान में देखा गया है कि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है, सीएम फेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में आई है। इस बार पहली बार बगैर सीएम फेस के चुनाव। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और यहाँ सीएम एक नहीं, अनेकों सीएम लेवल के कार्यकर्ता हैं। किसी भी कार्यकर्ता को जो काम देंगे वे कार्यकर्ता उस काम में सफल होंगे। हमारी पार्टी सब मिलकर के एक टीम स्पिरिट से जो काम करना चाहिए, ऐसा निर्णय किया है। तो सारे नेता जो प्रदेश स्तर के हैं वे सब मिलकर के केंद्र के दिशा निर्देश में काम करेंगे, सत्ता में आएंगे, फिर जो पार्टी तय करेगी वो हमारा नेता होगा। एक अभी माननीय प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेला है, महिला आरक्षण 33%, एक बड़ी शानदार सौगात दी है। 2029 में जाकर ये लागू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग भी इससे समझ नहीं पा रहा है। इसका मेन आरक्षण का है क्या पिटारा? देखिए, देश में 50% महिलाओं की जनसंख्या है, आबादी है, और इसलिए मातृशक्ति को बराबर उसको महत्व दिया जाना चाहिए। उनको भी सब क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाने की सोच के नाते ही हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी महिलाएं रही है जिन्होंने हर क्षेत्र में ज्ञान, विज्ञान, कला, राजनीति सब क्षेत्रों में परचम फहराया है।
तो कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में जो भाव है कि इनको ये तो घर तक ही सीमित रहनी चाहिए, उससे बाहर निकल कर के आज महिलाएँ अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में छा रही हैं। तो मोदी जी के मन में भी और पार्टी भी इस विचार के पक्ष में रही है कि महिलाओं को बराबर का हक दिया जाए, उनको सार्वजनिक जीवन में फ्रंट पर लाया जाए, ताकि उनकी योग्यताओं को भी देश और दुनिया को लाभ मिल सके। और इसलिए ये महिला आरक्षण बिल जो लाए हैं, ये बहुत ही अच्छा है और दुनिया के लिए एक संदेश देने वाला है। महिला को आरक्षण की बात हो चुकी है, बात करें युवा को आरक्षण राजनीति में, क्योंकि युवा भी बड़े ज़्यादा सक्रिय भूमिका में रहते हैं। जिस तरह से माननीय अशोक गहलोत ने शिक्षा में जब चुनाव होते हैं, कॉलेज लाइफ में चुनाव होते हैं, उन पर रोक भी लगा दी है। अगर देखा जाए तो गजेंद्र शेखावत, सतीश पूनिया, रामनिवास गावड़िया, मुकेश बाकर बड़ी संख्या में कॉलेज लाइफ से आते हैं, लेकिन चुनावों पर रोक लगाना कहाँ तक अच्छा है? ये गलत है। ये चुनावों को लोकतांत्रिक प्रणाली सिखाने के लिए एक मंच होता है, प्लेटफार्म होता है कॉलेज एजुकेशन, और वहाँ पर वे सबके साथ रह कर के, सबके साथ मिल कर के, मुद्दों को लेकर के कैसे संघर्ष कर सकते हैं छात्रों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, शिक्षा की सुविधाओं के लिए। तो वो यदि करेंगे तो ही युवा उसमें भाग ले सकेंगे और कुछ सीखेंगे। और इसलिए ये चुनावों पर रोक लगाना गलत है। युवाओं को उसमें भाग लेने देने की छूट देनी चाहिए। नया-नया नेतृत्व, आज दुनिया में 65% जो युवा हैं वो भारत में हैं। भारत युवाओं का देश है। आज चीन इसीलिए चिंता में है कि वहाँ युवाओं की संख्या कम हो गई है, वो पिछड़ता जा रहा है। भारत सौभाग्यशाली देश है जहाँ युवाओं की बड़ी संख्या है, और मोदी सरकार, भाजपा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खूब योजनाएँ चला रही है। और हम आने वाला जो समय है वो युवाओं का है। सारी दुनिया पर भारत के युवा राज करेंगे। सर, युवा वर्ग की बात आती है कि युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। राजनीति में क्या कुछ करना पड़ता है? एक अच्छी स्कॉर्पियो गाड़ी, धनबल, बड़े-बड़े नेताओं की पॉलिश, क्या करना चाहिए? नहीं, इनकी आवश्यकता नहीं है, ये साधन है, साध्य नहीं है। लक्ष्य स्कॉर्पियो गाड़ी और ये तामझाम ये नहीं है। जनता की समस्याओं को सुनना, समझना, निकट जाकर उसकी पीड़ा को समझना और उसके समाधान के लिए प्रयास करना, ये युवाओं में एक जज़्बा होता है। कुछ बातें करते हैं, उसको पार लगाने की, उसमें सफलता प्राप्त करने की। इसलिए आम जनता के बीच में जाकर उनकी मूलभूत समस्याओं को सुनना और उसको समाधान करने में युवा अच्छी भूमिका निभा सकते हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। सर, बात करें बड़े-बड़े जो कांग्रेस से लगाव भी उन्होंने रखा है, पार्टियां छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। ज्योति मिर्धा जी की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह से देवी सिंह भाटी है, वो भी बीजेपी ज्वाइन उन्होंने की है। अभी कुछ दिनों बाद और भी हो सकता है कि बड़े-बड़े दावेदार भी अपनी पार्टियों को छोड़कर सत्ता में आना चाहेंगे। किस तरह से बेनिफिट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? पार्टी के साथ कोई भी कार्यकर्ता जुड़ता है तो स्वाभाविक पार्टी को उसका लाभ मिलता है। जो राजनीतिक क्षेत्र में पहले से स्थापित नेता हैं, जो जिन्होंने कई चुनाव लड़ा है, जीते हैं और समाज की सेवा की है, तो ऐसे जो लोग हैं वो आते हैं तो पार्टी को फ़ायदा ही मिलता है। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक पार्टी के साथ जुड़ते हैं और भाजपा एक परिवार है, वो और बड़ा परिवार होकर के और सबको साथ लेने वाली है। और भी अनेक लोग जो आएंगे, उन सब का स्वागत है। पार्टी में एक उत्साह का संचार, एक संबल कार्यकर्ताओं को मिलता है कि हम इतने थे और इतने हो गए। तो नेता और कार्यकर्ता सब पार्टी के साथ जुड़ते जाएंगे। भाजपा सत्ता में आ रही है, इसलिए सत्ता के साथ में सब आना चाहेंगे। बड़ा परिवार, बड़ा विचार लेकर के भाजपा काम कर रही है। ये जो नेताओं का आना लगा हुआ है, इससे साफ साफ संकेत है कि कांग्रेस राजस्थान में स्थायी रूप से समाप्त होने वाली है। राजस्थान में कांग्रेस की ये अंतिम सरकार है। इसके बाद कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में नहीं आने वाली है। बात करें अपने परिवर्तन यात्रा की। परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत रामदेवरा से हुई और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने समापन भी किया। आपने देखा परिवर्तन यात्राओं का दौर, किस प्रकार की रही परिवर्तन यात्रा? क्या लोगों को संदेश दिया? परिवर्तन यात्रा हुई, उससे पहले जनाक्रोश यात्रा हुई। इस सरकार के विरुद्ध में, इसकी विफलताओं को जनता के बीच में जाकर के और कार्यकर्ताओं ने दिखाया। इस बार की परिवर्तन यात्रा में एक बड़ा परिवर्तन था। पहले कुछ सीमित नेता थे जो पूरे प्रदेश में यात्रा करते थे और संदेश देते थे, लेकिन इस परिवर्तन यात्रा में एक बड़ा परिवर्तन ये है कि अनेकों कार्यकर्ता, हर दिन नए नेता, नए कार्यकर्ता पार्टी में उस मंच पर आते, अपनी बात रखते। तो नए नए लोगों को, कार्यकर्ताओं के, जनता के बीच में जाने का अवसर मिला, अपनी बात रखने का मिला।
हर जाति वर्ग समाज उसमें से कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाने का अवसर मिला, ताकि उनको पता चले कि जनता किस प्रकार की भावना रखती है और कितने मजबूती के साथ वो परिवर्तन करना चाह रही है। इसलिए इस परिवर्तन यात्रा का बहुत अच्छा संकेत, अच्छा वातावरण एक सरकार के विरोध में, कांग्रेस की गहलोत सरकार के विरोध में खड़ा हुआ है। वो निश्चित रूप से चुनाव के बाद परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। वसुंधरा राजे की बात करें, परिवर्तन यात्रा में बहुत कम जगह परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। क्या कारण है कि वसुंधरा परिवर्तन यात्रा में मौजूदगी बहुत कम रही? और जिस तरह से कल यशोधरा सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, क्या संकेत है? ऐसा है, कौन कहाँ जाएगा ये तो संगठन का विषय है। पार्टी जिसको जहाँ भेजती वहाँ जाते हैं। वसुंधरा जी भी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारी जननेता हैं, सम्मानीय नेता हैं। उनको जहाँ भेजा वहाँ वो गए हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि अनेक कार्यकर्ताओं को इस यात्रा के माध्यम से अवसर मिला, तो नए नए सब कार्यकर्ताओं को समाज के बीच में जाने का अवसर मिले, इसी का ये एक प्रयोग था। हर बार एक ही पैटर्न से कार्यक्रम नहीं किए जाते, बदल बदल करके समय के अनुसार, समय काल परिस्थिति में जैसी आवश्यकता होती है पार्टी निर्णय करती है। वसुंधरा जी को जहाँ भेजते हैं पार्टी वहाँ वो जाती हैं और उनके साथ जनता आती है। और वसुंधरा जी पार्टी के लिए सब कुछ काम करने वाली है, पार्टी हित में वो जो उनको बताएंगे वो सब करेंगी। वापिस आते हैं जायल विधानसभा में। लगातार आपने जायल विधानसभा गाँवों में गए, आप लगातार गाँवों में जा भी रहे हो, जनता से भी मिल रहे हो, वोटर से भी मिल रहे हो। अच्छी तरह से आपने उनकी नब्ज को टटोला भी है। इस बार जायल विधानसभा में चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में मौजूदा विधायक मंजू मेघवाल की कार्यशैली किस प्रकार की है? मौजूदा विधायक की कार्यशैली एकदम स्पष्ट है। जनता इतनी परेशान है, भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई जनता है। कोई भी विभाग ऐसा बचा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, और इसलिए जनता त्रस्त है। जनता इंतजार करती है आचार संहिता का, कब आचार संहिता लगे और इस सरकार से पीछा छूटे। और इसके विरोध में, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जनता परेशान है। जनता तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए। और वर्तमान जो विधायिका है, अब वो अंतिम समय में लोगों को अलग 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 प्रकार की योजनाएं घोषणाएं कर रही है, जिनके लिए न बजट है न कोई योजना है। ये केवल झांसा है। जिन झूठे वादों के आधार पर सत्ता में आए थे, उस पर सरकार पूरी तरह फेल है। जेल में विकास के नाम से कोई काम नहीं हुआ है। सर, बात करें राज्य सरकार ने जिस तरह से चुनावों के बिल्कुल अंतिम क्षणों में जाकर बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आई है, और साथ में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेला है, जिलों की घोषणा, किस तरह से देखते हो? जिलों की घोषणा अच्छी बात है। जितने बड़े प्रशासनिक इकाइयाँ होगी, जनता की समस्याएं सुनने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये अंतिम समय में क्यों? ये प्रारंभ में ही हमको सोच विचार करके, यदि हम जनता का वास्तव में भला करना चाह रहे थे, तो हमको ये सारी जनता की समस्याएं 4.5 साल बाद क्यों याद आई, पहले क्यों याद नहीं आई? जितनी लोक लुभावन जो योजनाएं घोषणाएं कर रहे हैं, वे उनको प्रारंभ में करनी चाहिए थी। अब उनको लग रहा है कि हम तो जाने वाले हैं, आने वाली सरकार करेगी। तो जनता को बेवकूफ़ बनाना, गुमराह करने की जो योजना है, ये पूरी तरह से फेल होने वाली है। जनता सब समझदार है, इनके इन झूठे वादों में नहीं आने वाली है। सर, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार आपको सिंबल देता है, तो जायल विधानसभा में सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी रहेगी? किस प्रकार का काम किया जाएगा? जायल विधानसभा में भ्रष्टाचार किसी भी कार्यालय में न हो, किसी भी स्तर पर न हो, इसके लिए अधिकारियों को सबको बैठा करके निर्देश देंगे, बातचीत करेंगे। आम जनता के सारे काम सहज सुलभ तरीके से होना चाहिए। आम जन में एक विश्वास होना चाहिए कि हमारा वाजिब काम है, हमको किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं, सीधे जाएंगे और काम होगा। तो आम जन में एक विश्वास हो कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। इस समय जो जायल विधानसभा में जो लूटपाट की, मारपीट की जो घटनाएं जो हो रही है, गैंगवार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं, बलात्कार की, ये इतने जो घटनाएं हो रही है, सुरक्षा का कोई भाव जनता में नहीं है। उसको स्थापित करेंगे। आम जन को लगेगा कि हमारा राज है और सब लोग सुरक्षित है। जहाँ शांति व्यवस्था होगी, वहाँ पर लोग आराम से जिएंगे, सुखी रहेंगे। और मूलभूत जो व्यवस्थाएं, जो आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, इन पर विशेष करके ध्यान देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, दलितों की जो समस्याएं हैं, उन पर मैं काम करूंगा। तो ये थे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार बुद्धाराम जी। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जायल विधानसभा से सिंबल मिलता है, तो जायल विधानसभा की वो तमाम सुविधाएं
जायल विधानसभा को मिलेगी, जो आज तक वंचित है। पेयजल के लिए काम किया जाएगा, चिकित्सा के लिए काम किया जाएगा, हर वर्ग के लिए काम किया जाएगा और साथ ही जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं, पेपर लीक, इन पर भी काम किया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आला कमान जायल विधानसभा में किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट में महावीर प्रसाद। मेरे